Hello friends, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel ABC Exam Prep। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पॉलिटी की लेक्चर सीरीज के अंदर आपके जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज के जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला ही टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा का कैबिनेट कमिटीज एंड देन आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहता है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो तो कवर कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम देने का, तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रहते हैं आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक न्यूज में आया, तो उसके रिगार्डिंग ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोवर्सी में रहे हों या फिर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो, उसके ऊपर हो सकता है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हो, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर कुछ बोला हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम स्टैटिक में एड सच तो कवर नहीं कर सकते। कि मैं अगर आपको बोलूं कि वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में सारा ही आपको जो आजकल करंट अफेयर्स में चल रहा है वो कवर कर लूं, या हो सकता है आज आपको ऐसी चीज बता दूं जो आने वाली इन फ्यूचर में होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो होगा क्या कि अगर आपको पॉलिटी के ऊपर कमांड बनानी है, आपको यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम देना है या फिर आपको स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात करते हैं पंजाब में, आपको पीपीएससी पीसीएस का एग्जाम देना है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टैटिक टॉपिक्स के बाद आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करने चाहिए जो हम अपनी करंट अफेयर की वीडियोज में डालते हैं। हम उसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कवर करते हैं सो दैट कि आपको वहाँ पे नॉलेज मिले कि एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा टॉपिक न्यूज़ में है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप स्टैटिक के साथ साथ हमारे करंट अफेयर की वीडियोस भी देखिए। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हमें भी साथ साथ में पता चलता रहेगा कि फिर हमें अपने व्यूअर्स को किसी हिसाब से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके समझाना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक आर्टिकल के बारे में ही पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर जो 63 है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक के बारे में बात करता है कि आपके इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट की क्या होगी, पोस्ट होगी या ऑफिस होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। पहला हाईएस्ट ऑफिस आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है रैंक में। और अगर हम ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस की बात करें तो उसमें इसको सेकंड रैंक मिलता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट किया हुआ है। पहले आप ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस सुन लीजिए, ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए बना हुआ क्या है, रैंक है। ठीक है, सेरेमोनियल पर्पसेस कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो किसी भी सेरेमनी में मान लीजिए इनमें से जो भी हमने यहाँ पे रैंक में ऑफिसेज या पोस्ट रखी हुई हैं, ये सारे के सारे पर्सन एक जगह भी इकट्ठे होते हैं, तो किस बंदे को सबसे पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, सिर्फ एक रैंक बताता है सेरेमोनियल पर्पसेज के लिए। इस लिस्ट का, इस रैंक का जो ऑर्डर ऑफ रैंकिंग है इससे पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको ये नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर की पावर, जैसे मान लो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे थर्ड रैंक पे है, ये नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर की पावर प्रेसिडेंट से कम है या प्राइम मिनिस्टर की पावर वाइस प्रेसिडेंट से कम है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको 6th पोजीशन पे रखा हुआ है, तो जो इनकी जुडिशियल पावर है वो तो सुप्रीम ही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर, अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नंबर 3 पे है तो उनकी जुडिशियल पावर जो है चीफ जस्टिस की पावर से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। ये सिर्फ सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए बनी हुई एक लिस्ट है। ठीक है, तो किस बंदे को जब अगर मान लो एक फंक्शन में सभी इकट्ठे होते हैं तो किसको क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसी हिसाब से बनाई हुई लिस्ट होती है। ठीक है,
तो इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बंदा किससे पहले आता है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर अरेंज करना होता है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी हैं जो आज तक एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, आपको पूरी लिस्ट नहीं याद रह सकती, ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, देन आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ये तो आपको पहले दो रैंक तो याद रह ही जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ हैं, प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके गवर्नर्स ऑफ स्टेट आएंगे, ठीक है, विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब कि उन स्टेट के अंदर गवर्नर्स का जो रैंक है वो फोर्थ नंबर पे रहेगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, लेकिन विद इन स्टेट्स उनका पहला नंबर रहेगा। उसके बाद 5 नंबर पे आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, लाइक प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, ठीक है, और रैंकिंग उनकी उसी हिसाब से रहेगी जिस हिसाब से वो पहले ऑफिस में आए थे, ठीक है। 5A पे आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट हमारे इंडिया में नहीं है। उसके बाद है 6th पोजीशन पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रैंकिंग क्लियर पता होना चाहिए। इसका रैंक जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा की इक्वल होता है, जो अभी ओम बिरला है, ठीक है। उसके यहाँ पे DY चंद्रचूड़ तो नहीं, हाँ DY चंद्रचूड़ है, धनंजय वाई चंद्रचूड़ अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का रैंक जो बराबर होता है ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के बाद इनका रैंक आता है 7th नंबर पे आपके दो आते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, दूसरा आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो मिलकर अपना एक लीडर चूज करती हैं, जिसको क्या किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्वल रैंक मिलता है, ठीक है। उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस ये सुन लीजिए कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में सीट वैकेंट है। 7th A पोजीशन पे आपके क्या है, वो पर्सन आते हैं जो आपके भारत रत्न होल्डर्स होते हैं। तो एक बार ये लिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ऑर्डर बताना है कि कौन सा पर्सन ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रीसीडेंस में कैसे किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो सिर्फ इसको रट्टा ही लगाना है आपको, और तो इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला। उसके बाद है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, किस तरह के काम करते हैं। तो काम को समझने से पहले उनकी पोजीशन समझ लीजिए। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं या फिर अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। लोअर हाउस आपका लोकसभा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू द पोजीशन, अभी उनकी पोजीशन ही ऐसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बनते सार ही वो क्या हो जाते हैं, उनके पास चेयरमैन का क्या आ जाता है, चेयरमैन की पावर भी आ जाती है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे वो सारे काम करेंगे जो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। किस लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा में जो काम करते हैं, हाउस को, उसके डेकोरम को मेंटेन करना, ठीक है। वहां पे जितने भी क्वेश्चंस उठाए जाएंगे वो स्पीकर के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो भी पावर्स आपकी स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती हैं, वही सेम पावर्स आपकी राज्यसभा चेयरमैन की होती है राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल नंबर 65 आर्टिकल अगर आपको नहीं भी याद रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी समझाया था कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। खाली होने के काफी सारे रीजंस होते हैं, जैसे मान लो रिमूवल हो गया, उनको निकाल दिया गया है, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर और कोई रीजन है टेम्परेरी, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि मैक्सिमम जो है वो आपका 6 मंथ तक इस पोजीशन पे रह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करना ही पड़ेगा अगर आपकी वो पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप रिमेंबर कर लेना इसको, ठीक है।
उसके बाद ये है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो हैं आपके प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे तो उनको सारी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की मिल जाती हैं। वो फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहते, ना ही फिर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इस केस में क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर बन जा आपके प्रेसिडेंट का पोस्ट की ड्यूटीज निभा रही होती हैं, तो उसमें फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन बन जाता है, तो वो कौन बन जाता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसकी ड्यूटीज को निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल नंबर 66। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपने प्रेसिडेंट वाली वीडियो देख रखी है कि जो हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसका आर्टिकल नंबर क्या है। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, या किसी और सोर्स से आप रेफर कर रहे हो तो आप उसके नोट्स बना लीजिए, सो दैट कि एग्जाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन ले सको। यहाँ से आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी इलेक्शन की अगर प्रोसेस की बात करें तो इनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जो मेंबर उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस होता है सेम होता है। जैसे मान लो मैंने वहाँ पे बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या होता है प्रेसिडेंट के टॉपिक में आपको समझा रखा है, वहाँ पे आप जाके देख लेना। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। ये तो हो गया प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसेस आपकी सेम है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस के लिए वोट कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अभी सिर्फ पार्लियामेंट के ही मेंबर वोट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट करेंगे। प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं करते थे, लेकिन अभी वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में चाहे वो नॉमिनेटेड है चाहे वो इलेक्टेड है, दोनों सदनों में वही वोट करेंगे। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता था कि स्टेट के जो आपके एमएलए होते थे वो भी वोट करते थे, और यूटीज के दो यूटीज दिल्ली और पौंडीचेरी के एमएलए भी वोट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली किसी एग्जाम में आपको क्वालिफिकेशन देके पूछ रखा होगा कि कौन सी जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सिटीजन कैसे, कौन सा सिटीजन, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन दोनों ही है। अब इसका मतलब क्या होता है वो प्रेसिडेंट वाली वीडियो में समझा चुके हैं, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद है कि वो क्या करे, कंप्लीट करे 35 ईयर्स ऑफ एज। इसमें 35 ईयर ऑफ एज इसलिए रखा गया है क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो उसकी हम क्वालिफिकेशन में ये भी बोल रहे हैं कि शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या है, उसकी एक क्वालिफाइड एज है, इतना होना ही चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है। ठीक है, तो 35 ईयर एज कंप्लीट हो चुकी हो, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाइड हो। उसके बाद क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पे पॉइंट रिमेंबर कर सकते हो आप, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना तो वो लोकसभा का मेंबर हो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर हो। हाँ, ये है कि अगर वो मेंबर है उसके बाद उसकी इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट हो जाती है, तो उसी डेट से जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसका जो मेंबरशिप है वो जिस भी हाउस में मेंबर रहा है वो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है आपका 20 इलेक्टर्स होने चाहिए, 20 प्रपोजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने प्रेसिडेंट वाली वीडियो में आपको समझा रखा है क्यों जरूरी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने प्रेसिडेंट वाला टॉपिक समझा हुआ है अच्छे से। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हो, ठीक है, कैंडिडेचर फाइल करते हो, तो कितने प्रपोजर्स, कितने आपको इलेक्टर्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 67। आर्टिकल नंबर 67 में टर्म आपकी 5 ईयर्स ही होती है। नॉर्मल की बात करें, पहले भी वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है,
रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि उनकी कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होती। प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट होती है, यहाँ पे उनकी इम्पीचमेंट नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट आपको एक 14 डे का प्रायर क्या करना पड़ता है, एक रेजोल्यूशन देने के लिए नोटिस देना पड़ता है आपको, ठीक है, 14 दिन पहले कि हम ऐसा उनको इम्पीच करेंगे। फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है, बस उनको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है राज्यसभा। ये इनिशिएशन जो होती है चेयरमैन को निकालने के लिए राज्यसभा में ही हो सकती है, लोकसभा में इसका इनिशिएशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, पूरे हाउस की मेंबरशिप का 50% प्लस 1। कहने का मतलब यह है कि मान लो वहां पे 550 सीट्स हैं, मान लो लोकसभा में 552 हैं, तो आपको 552 का 50% प्लस 1 चाहिए। यही होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। चाहे वहां पे सीट्स वैकेंट हैं चाहे नहीं है, आपको 552 का 50% प्लस 1 ही लेना है, तब आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद इस रेजोल्यूशन को लोकसभा भी क्या करे, एग्री करे, ठीक है, पास कर दे उसको। नो ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड से किस ग्राउंड के ऊपर एलिगेशन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन में निकाला जा सकता है। तो आप कोई भी ग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था कि अगर मान लो उनका टर्म पीरियड कंप्लीट हो चुका है उसके बाद भी वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी जो है आपके, उपराष्ट्रपति भी आपके टर्म कंप्लीट होने के बाद में ऑफिस में रह सकते हैं। इंटररिग्नम हमें चाहिए नहीं है, क्या आपको पहले भी बताया था कि पोस्ट वैकेंट नहीं रह सकती, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन्होंने करने होते हैं। उसके बाद क्या है कि न्यूली इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, मान लीजिए 2 साल पहले ही कोई वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो जब न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो फुल ईयर के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए वो बनेगा। यही केस आपका प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी था। उसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसी इन ऑफिस। ऑफिस में वैकेंसी किस तरह से क्रिएट हो सकती है, पहले हमने प्रेसिडेंट के टॉपिक में भी किया है, सेम चीज है आपकी, ठीक है। यहाँ पे पहले एक बार ओथ देख लेते हैं, एक और पॉइंट और समझाता हूँ आपको। वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो करंट अफेयर में रहता है, न्यूज में रहता है, ओथ एंड कन्फर्मेशन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ टेकिंग कौन करवाता है, वो आपके प्रेसिडेंट करवाते हैं या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई पर्सन करवाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक लाइन थी, मैं कोई प्रैक्टिस सेट ट्राई कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर इसकी राज्यसभा की मेंबरशिप को लेके ही पिटीशन फाइल हो जाए कि वाइस प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर बनने के ही एबल नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशन ही मिनिमम पूरी नहीं कर पा रहा, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा सकती है, ठीक है। जैसे मान लो इनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर, ठीक है, 1951 या 55 जो भी है आपका, उसके अंडर पिटीशन फाइल होती है, ठीक है। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ये माल प्रैक्टिसेस की हुई इलेक्शन में या ये इनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो आप देख लेना कि क्वेश्चन किस हिसाब से आपको पूछा गया है। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। इससे ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो फिर हम आपको करंट अफेयर के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके पहले हम अगर करंट में कुछ रहा पॉलिटी का तो वो हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद है हमारा प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक। प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में यार आपको सिर्फ 2 आर्टिकल्स रिमेंबर करने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई डिटेल में कुछ डिस्कशन यहाँ पे करनी नहीं है। सिर्फ आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75 आप डिस्कस करना है। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है कि देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM। हमारा आर्टिकल ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो आपकी प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, उसकी एड और एडवाइस के लिए हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। यहीं से आपका एक पॉइंट रिलेट करते हैं कि मान लीजिए जब लोकसभा को डेजोल्यूट कर दिया जाए, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए, अभी नई इलेक्शंस होनी है, तो क्या उस केस में एग्जीक्यूटिव भी डेजोल्यूट हो जाती है? क्या एग्जीक्यूटिव भी काम करना बंद कर देते हैं? नहीं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम कर ही नहीं सकते, तो उस केस में लोकसभा डिसोल्यूट हुई है। आपका जो लोकसभा जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए रहेगी, ठीक है। उस केस में सॉरी आर्टिकल नंबर 74 इसमें यही बोल रहे हैं। 75 में आपको क्या बताना है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट करेगा। ऐसा कोई भी मिनिस्टर वो अपॉइंट नहीं कर सकता जो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ हो, ठीक है। दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है बस। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोला हुआ है कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ, सैलरी मिनिस्टर्स की क्या रहेगी, सब इसको ऐसे पॉइंट को समझ लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट और भी याद रखना है कि क्या कोई मिनिस्टर जो है विदाउट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा मिनिस्टर बन सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया बन सकता है, लेकिन उसको क्या करना है 6 मंथ के अंदर अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में से बन सकते हैं या राज्यसभा में से भी बन सकते हैं, वो कहीं से भी बन सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर है चाहे वो लोकसभा के मेंबर है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता नहीं है, लोअर हाउस का जो मेंबर होता है वही आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि अगर मान हमने क्या बोला कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उस पार्टी के होते हैं जिसकी क्या होती है लोकसभा में क्या होती है मेजोरिटी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में रिस्पॉन्सिबल तो वो लोकसभा को ही है ना, ठीक है। यहीं पे उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं है लोकसभा में, ठीक है, तो फिर कौन पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज कर सकता है। वैसे तो प्रेसिडेंट जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 74 के बिना काम नहीं कर सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन किसी हिसाब से है, 2 तरह की डिस्क्रिशन उसके पास है। पहले तो क्या है कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक पर्सन उसको पीएम अपॉइंट कर देगा। वो पर्सन कौन होगा, वो पर्सन या तो लार्जेस्ट पार्टी जिसको ज्यादा सीटें मिली है लोकसभा में, बेशक मेजोरिटी नहीं मिली है लेकिन लार्जेस्ट पार्टी है वो, ठीक है, उसके लीडर को बुलाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। या फिर कोई पार्टी लार्जेस्ट पार्टी नहीं है लेकिन कोएलिशन करने के बाद उन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया तो प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर को बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको बोला जा सकता है कि मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप अपने फ्लोर के ऊपर मेजोरिटी क्या करिए, प्रूव करिए, ठीक है। लोकसभा में पहले नहीं बोला जाता कि आप पहले मेजोरिटी प्रूव करिए फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। पहले उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप लोकसभा के फ्लोर के ऊपर जाके अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट क्या हो चुकी थी, फॉल हो चुकी थी, ठीक है, जो मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे। सेकंड केस में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन कैसे लगा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है ऑफिस में उनकी डेथ हो जाती है, जब जैसे मान लो इंदिरा गांधी जी का केस है, वो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ही उनकी डेथ हुई, तो अगर मान लीजिए उनकी पार्टी ने कोई अपना लीडर नहीं चुना, सक्सेसर नहीं चुना, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना कोई क्या कर सकते हैं, बंदा अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर पार्टी अपना लीडर चुन ले, सक्सेसर चुन ले, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, फिर उनकी डिस्क्रिशन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो हम बात करें कि राज्यसभा के जो मेंबर है वो भी पीएम बन सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इंदिरा गांधी राज्यसभा से बनी, देवगौड़ा राज्यसभा से बनी और मनमोहन सिंह एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, वर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है ओथ। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। टर्म आपको पता ही है, कोई फिक्स टर्म है नहीं, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होती है वैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है, कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, 5 साल के लिए होता है, एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद उनको किसी भी समय हटाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे पढ़ना है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आर्टिकल नंबर 78। इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को अपनी गवर्नमेंट के जितने भी वो डिसीजन ले रहे हैं, क्या चल रहा है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा कुछ प्रेसिडेंट को बताएंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है।
पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल पावर्स आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ये काम करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना है कि किस पर्सन ने, जो आपके जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत रिसर्च की, तो उन्होंने किसी न किसी ऑफिस के बारे में उसको डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें बोली हैं। तो आपको प्राइम मिनिस्टर के केस में पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला। लॉर्ड मॉर्ले हैं, उन्होंने इसको प्रीमस इंटर पेयर्स बोला। कहने का मतलब है क्या होता है इसका मतलब, ठीक है, मतलब कि इक्वल्स के बीच में पहला पर्सन, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है। तो मतलब कि वैसे तो सारे मिनिस्टर्स इक्वल हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, लेकिन उनको सभी को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, वो भी एक तरह का वैसे मिनिस्टर ही है। तो प्रीमस इंटर पेयर्स बोलते हैं। विलियम हरकोर्ट ने बोला कि इंटरस्टेलस ल्यूनस माइनर है। कहने का मतलब क्या है कि मून है अमंग द लेसर स्टार्स, ठीक है, मतलब कि बाकी सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं, उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर एक मून के तौर पे काम करते हैं। जेनिंग ने बोला कि एक सन है जिसके अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एच जे लास्की ने बोला कि एक ऐसा पाइवट है, धुरा है, जिसके अराउंड क्या है, पूरी गवर्नमेंट घूमती है, ठीक है। उसके बाद मुनरो ने क्या बोला कि कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। रामसे मोयर ने बोला कि वो एक स्टीयरमैन है, जो क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप जिसके हाथों में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लेना। रोल डिस्क्रिप्शन को लेके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में अभी तक इतना ही करना है। बाकी करंट अफेयर में अगर कुछ रहा तो फिर हम उस हिसाब से आपको करंट अफेयर की वीडियोज में कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, COM की बात हम कर ही रहे हैं। आर्टिकल नंबर 74 बताता है कि ये रहेगी जो आप जिसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर ही आपके प्रेसिडेंट काम करेंगे, राष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि कितने बंदे मिनिस्टर्स बन सकते हैं। देखिए लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें, वैसे तो 552 इतनी मान लो स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्टी में मान लो 300 बंदे वहां पे मेंबर्स बन गए, तो क्या सारे के सारे मेंबर्स थोड़ी ना मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज्यादा मेंबर्स बना देते थे, ऐसी मतलब कि फालतू मिनिस्ट्रीज एलोकेट कर देते थे, उसकी जरूरत नहीं होती थी, तो इफेक्टिव वर्क करने में भी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, उसने लिमिट लगाई कि नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है 552, उसका 15% से ज्यादा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है 80 के इक्वल आपके मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज के बारे में हमने पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए जो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके ऊपर कैबिनेट भी बनती है, ठीक है। ये कैबिनेट एक डिसीजन लेती है, वो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही डिसीजन होता है, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरे का डिसीजन होता है। इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया था कि अगर एक सिंगल मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे दे तो क्या वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे फ्लो करेगी, ना कि सिंगल टू कलेक्टिव, ठीक है। सिंगल मिनिस्टर कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने की आजादी का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका करंट का पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्टर्स की कंडीशंस क्या हैं, सेम रहेंगी जो अपना प्राइम मिनिस्टर में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको ये बताना है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको रैंक किया गया है ऑर्डर वाइज। कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे जो आपको स्टेटस मिला हुआ है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को मिला हुआ है, उसके बाद आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स को मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं लाइक डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और कैबिनेट अगर मिलके कोई डिसीजन ले ले तो वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही डिसीजन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये मिनिस्टर होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए उनको असिस्टेंस मिनिस्टर्स भी मिलते हैं, जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे किसी डिपार्टमेंट को हेड कर सकते हैं इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, जिसके लिए आपको फुल फ्लेज मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो माइनर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स।
सॉरी डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके दोनों को असिस्ट करने के लिए बन सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी। इनकी जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं बस। उसके बाद ये है कि मिनिस्टर्स के केस में आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बना सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो इनको सिर्फ खुश करने के लिए बनाते थे। मान लो 300 मेंबर आपकी पार्टी के जीत के लोकसभा में आ गए, अभी उसमें से सिर्फ आपके 70 या 80 मेंबर्स ही आपके क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो दूसरे मेंबर क्या करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर होता है कि हमें मिनिस्टर बनाइए। तो उनमें से क्या होता था कि कुछ पर्सन जो इस तरह के होते थे जो चाहते थे कि हमें मिनिस्ट्री मिले, तो उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिया जाता था। ठीक है, उनके ऊपर उनको ऑफिस दे दिए जाते थे, उसी हिसाब से उनका मान लो गाड़ी वाड़ी दे दी जाती थी, तो खुश हो जाते थे। तो लेकिन बाद में ये बोला गया कि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता है, ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसमें से उनको अलग से सैलरी मिल रही है, ठीक है, उस ऑफिस के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया तरीका आजकल ढूंढ लिया है कि उनको सब कुछ वैसा ही दे देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि उनको सैलरी नहीं दे रहे, वो आपका वॉलंटरी काम कर रहे हैं। तो इस तरह के आपको पता है लूप होल्स गवर्नमेंट निकाल ही लेती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कुछ करना नहीं है। सेकंड, हमने जो चीज़ के बारे में बात करनी है वो है आपका कैबिनेट कमेटीज। देखिए कैबिनेट कमेटीज क्या है कि जैसे हमने बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, वो आपका क्या होता है, पूरी COM मतलब कि जो 80 मिनिस्टर्स की होती है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मान लीजिए 15-20 मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इन्होंने फैसला ले लिया वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही फैसला होता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि पूरी कैबिनेट जैसे मान लो 3-4 महीने में एक बार ही मिलती है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो 3-3, 4-4 मिनिस्टर्स की कमेटीज बना दी जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली 3 से लेके 8 मेंबर्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट अपने अपने जो एरियाज होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो उनमें बांट दिए जाते हैं, जिसके ऊपर वो डिटेल डिस्कशंस करते हैं। उसके बाद फिर एक डिसीजन लेते हैं, देन फिर वो वही डिसीजन कैबिनेट में आके डिस्कस करते हैं। जब 3-4 महीने बाद कैबिनेट मिलती है फिर उसको अप्रूव कर देते हैं। यानी कि एक तरह का क्या है, डेलिब्रेशन करना, ठीक है, और मतलब कि उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने का एक तरीका बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कैबिनेट कमेटीज के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है, हाँ पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनके बारे में मेंशन है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जो हमारा बजट का वीडियो है वहाँ पे वो 3 कमेटीज हैं, वही करनी है, वही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में से, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में से, कितने मेंबर्स होते हैं, वो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन कैबिनेट कमेटीज बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। इनको मेंशन किया गया रूल्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट का रूल्स ऑफ बिजनेस बनता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, जो प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन्ड है। इनको सबसे पहले 1961 में बनाया गया था। 2 टाइप की होती हैं, एडहॉक एंड स्टैंडिंग। एडहॉक का मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड पर्पस के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए बनती हैं। स्टैंडिंग का मतलब जो होता है वो हमेशा रहती हैं, ठीक है। किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो कुछ पर्सन्स होते हैं, उनके बीच में काम को डिवाइड कर दिया गया सो दैट कि काम इफेक्टिवली किया जा सके। इफेक्टिव डेलीगेशन, ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कैबिनेट कमेटी में 5-4 जैसे 3 से लेकर 8 तक मेंबर्स होते हैं, 5 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर सारा कुछ डिसाइड कर लिया, फिर वो कैबिनेट में आएंगे बस, ठीक है, और उनके डिसीजन को ही फाइनल मान लिया जाता है। इसको इफेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है कि उनको पावर दे रखी थी कैबिनेट ने कि आप डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके उसको फाइनल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कमेटीज के बारे में, 4 कमेटीज के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अराउंड पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट जो है हमारा, उसकी पॉलिटिक घूमती है, पॉलिटिक्स कैसे क्या करना चाहती है, चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हैं। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी इकोनॉमिक्स मैटर को देखती है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पीएम के द्वारा की जाती हैं वो देखती है, लाइक सेंट्रल सेक्रेटरीट में करनी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज में करनी है, बैंक्स में करनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करनी है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी पार्टी है किस तरह से जाएगी, किस तरह से अपने पॉइंट्स को रखेगी, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं, वो भी आपका
इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पहली 3 कमेटियाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अपॉइंटमेंट कमेटी, ये हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपकी चौथी है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, ये आपकी होम मिनिस्टर के थ्रू हेड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही डिस्कस करने वाला था कैबिनेट कमेटीज़ में। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। हो सकता है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन अगर किसी पर्सन ने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लाइक आपका +1 +2 अच्छे से किया हुआ है, या फिर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स वाले बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो उनको अगर सिर्फ अभी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। जो बिल्कुल ही अनटच हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम इंश्योर करेंगे कि हम आपको समझा सकें अच्छे से, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और थैंक यू टू ऑल कि हमारा जो यूट्यूब के ऊपर फैमिली है वो 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम ट्राई भी करेंगे कि लाइव क्लासेस लगा सकें, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।